एक सबसे बड़ी गलती जो आज भी मैरिज मार्केट में लड़के करते हैं और उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि इस गलती से उनका फ्यूचर कैसे शेप होता है। तो आज मैं एक केस स्टडी लेके आया हूँ। ये एक सच्चाई में हुई घटना है, वास्तविक है। कुछ नाम काल्पनिक हम करेंगे इसमें, जैसे लड़का लड़की जो भी इन्वॉल्व थे इस घटना में, उसमें हम नाम चेंज करेंगे, पर बाकी की सारी चीज़ें असलियत हैं और ये बिल्कुल रेलेवेंट हैं। और ऐसे इंसिडेंसेस आज भी देखे जा सकते हैं कहीं ना कहीं। तो जी, हमारा जो मेन कैरेक्टर है शिवम, वो आता है मैरिज मार्केट में। ठीक है, उसका था सपना कि वो एक बहुत ही सुंदर सी सुशील लड़की से शादी करें और अपना जीवन आगे व्यतीत करें। इसमें उसके माता पिता भी साथ दे रहे थे और वो भी लड़की खोजने में, ढूंढने में हेल्प कर रहे थे शिवम की। इट वॉज बेसिकली एन अरेंज्ड मैरिज सेटअप। इस शादी के सेटअप में जो वो कर रहे थे अरेंज मैरिज सेटअप में, एक बात सबसे ज़्यादा वियर्ड थी कि शिवम और उसकी मदर का एक चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस था कि लड़की सुंदर बहुत होनी चाहिए। शी शुड बी एज ब्यूटीफुल एज अ प्रिंसेस और अ क्वीन। ये अप्रोच थी उनकी मैरिज मार्केट में चलते हुए। तो होता क्या था कि लड़की भले ही सुंदर नहीं, या उसकी थोड़ी सी कंजी आंख भी है। कंजी आंख का तो मतलब पता होगा, जो घर में ये काला सा होता है, इसका ब्राउन कलर का होता है किसी किसी का, तो उसको भी वो फेल कर देते थे। भले ही लड़की क्वालिफाइड है, थोड़ी पढ़ी लिखी है, समझदार भी है, और किसी एस्पेक्ट पर फोकस ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ ब्यूटीफुल क्वोशिएंट उन्होंने देखा। ठीक है, अब आप भी सोचोगे कि यार इतना ज्यादा ब्यूटी के पीछे पड़ना सही नहीं है। तो देखिए, लड़कों का एक क्वोशिएंट होता तो है कि उन्हें ब्यूटीफुल लड़की चाहिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर आप ब्यूटीफुल देखेंगे तो ये भी सही नहीं होता है लॉन्ग रन में। तो आते हैं हम अपनी कहानी पे। तो इस क्राइटेरिया के साथ शिवम और उसकी मदर ने बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया लड़की सेलेक्ट करी, जिसे बोलते हैं ना देखने दिखाने में, इस टाइप की। ठीक है, पर फिर होता क्या है उसके आगे मैं बताता हूँ। अब शादी हो जाती है, आती है घर में, आसपास के पड़ोसी और देख के कहते हैं अरे भाई क्या सुंदर बहू लेके आए हैं, भाई बहू तो शिवम जैसी हो। अब यहाँ जो लड़की का नाम है, जो बहू है, उसका नाम हम मान लेते हैं शिखा। शिखा बहुत ही सुंदर थी, नो डाउट। सारे कॉलोनी में उसका मतलब, आसपास मोहल्ले में पूरा ये मतलब ऐसी व्याख्या थी कि भाई इससे सुंदर कोई नहीं, ऐसा पूरा टोरा बना हुआ था उसका। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब रिसेप्शन होता है उसके बाद शिवम नोटिस करता है कि वो बड़ी ही अनईजी और अनइंटरेस्टेड सी फील कर रही है उसके घर में। फिर इसके साथ होता भी है, शिवम नोटिस करता है कि शिखा पूरे टाइम फोन चलाती रहती है। उसने थोड़ा सा साइड से नोटिस करने की कोशिश करा, शिखा पूरे टाइम किसी से चैट में लगी रहती है, टाइम टाइम पर अपडेट देती है। उसने शिखा को कन्फ्रंट करा, पूछा कि आखिर क्या दिक्कत है, क्या है। तो पहले तो उसने भी ऐसे दिखाया नहीं नहीं ये वो कुछ नहीं है, लेकिन फिर इन द एंड उसने बताया, जो उससे ही पता चला, इसके बाद उसे बहुत तगड़ा धक्का लगा। वो ये था कि शिखा उस वक्त अपने बॉयफ्रेंड, जो कि भाई शादी हो गई है तो एक्स बॉयफ्रेंड हो गया, उससे चैट कर रही है। उससे चैट कर रही है, सारी बातें उससे शेयर कर रही है, इवन कॉल पे बात कर रही है। जैसे शिवम मान लो किसी काम से थोड़ी बहुत देर के लिए इधर उधर जाता था तो कॉल पे बात कर रही है। अब देखिए, इसी चीज के साथ 2-3 दिन हो गए, शिवम ने इस चीज पे उसे कन्फ्रंट करा और अपने घर वालों के सामने भी ये चीज, मुद्दा सबके सामने उठाया। अब ये मुद्दा जैसे ही सबके सामने उठा तो शिवम के पेरेंट्स एकदम बहुत चक्के ये सुन के कि भाई ये क्या कर दिया हमने, हम तो भैया बहुत बढ़िया और सुशील बहू समझ के लाए थे, और ये क्या कर रही है, शिखा क्या कर रही है। ठीक है, इस बात से वो भी विचलित हो गए। तो उन्होंने शिवम को बोला कि बेटा तू ऐसा कर, हो सकता है इसका मन ना लग रहा है, यहाँ पे नई नई आई है, तो ऐसा कर, इसे थोड़ा घुमाने ले जा, बाहर कैफे वैफे पे कुछ खिला पिला के ला, तो हो सकता है इसका मूड बदल जाए। अब घर वालों ने जैसा कहा, शिवम ने वैसा करा, वो उसे ले गया घुमाने फिरने, खाने पिलाने, लेकिन कुछ उसमें चेंज नहीं आया। और इसके साथ साथ शिखा का और अड़ियल रवैया हो गया। शादी के 6-7 दिन बाद वो ये कहती है कि मुझे वापस जाना है, और उसे घर वापस नहीं जाना है, उसे उसके अपने एक्स जो था, चलो राहुल मान लेते हैं उसका नाम, उसके पास जाना है। अब ये सुन के तो भैया शिवम के पैरों तले जमीन खिसक गई, भाई ये क्या बात कर रही है लड़की। पर शिवम ने उसी वक्त क्लियर कर दिया कि अगर तुम यहाँ से उसके पास गई तो इस घर में वापस कभी मत आना, आई विल नेवर एक्सेप्ट यू। ये मैं उसकी एक अच्छी बात मानूंगा कि उसने कहीं जाके स्टैंड लिया, उसने क्लियर करा कि भाई ये लिमिट है, इसके आगे मैं तुझे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन शिखा इतनी मदहोश राहुल के प्यार में, पता नहीं क्या था, और वो वापस चली गई। अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, आजकल लोगों में सबसे बड़ा इशू ये है कि वो बैकग्राउंड चेक भी नहीं कराते हैं। थोड़ा थोड़ा छोटा मोटा आसपास पूछ के, रिश्तेदारी में पूछ के, कई बार वो बैकग्राउंड चेक को भी मिस कर देते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो इजी छोटे मोटे बैकग्राउंड चेक, इवन किसी से पूछने से भी पता चल जाती है कि भाई ऐसा कुछ कुछ चल रहा है और इन दोनों का सीन। अब होता क्या है, वहां जाती है शिखा, राहुल के पास पहुंचती है। राहुल को सब पता था, राहुल बेवकूफ थोड़ी था। राहुल ने तो साफ मना कर दिया, भाई तू यहाँ क्यों आई है मेरे पास। एंड सी दैट राहुल गाय बात कर रहा है, उसे तब भी पता है शादी हो गई, लेकिन यू नो ही हैड सम
कुछ तो उसकी डार्क वो साइकोलॉजी थी जो उसने उस लड़के के साथ प्ले किया कि हाँ मैं तुझे वहां भी सेटल नहीं होने दूंगा और अपने पास बुला के यहाँ से भी भगा दूंगा। अब शिखा के पैरों तले जमीन किसकी, अब क्या करे वो। अब उसने अपने घर वालों को ये शायद बात बताई हो, तो घर वालों ने कैसे तैसे जुगाड़ करके शिवम के घरों से लेके पहुंच गए। और भाई लिटरली आप मानोगे नहीं, शिखा ने जबरदस्ती घर में एंट्री करने की कोशिश करी, लेकिन शिवम अपने स्टैंड पर क्लियर था। उसने बोल दिया था ये जा चुकी थी घर से, ये मुझे छोड़ के गई, आई विल नॉट एक्सेप्ट हर, एनीहाउ आई विल नॉट एक्सेप्ट हर। ही वाज वेरी क्लियर इन हिज स्टैंड। इसके बाद बात आगे बढ़ती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, इधर से घर वाले आते हैं, बोले अरे तुम ये नहीं कर रहे, वो नहीं। बात बिगड़ती है और सेक्शन 498 शिखा शिवम के पेरेंट्स पर डाल देती है, सत्यानाश, कि भैया दहेज के लिए प्रताड़ना कर रहे हैं और मुझे घर से बाहर निकालने में लगे। भाई यही हो गया दी है। फिर उसके बाद जो हुआ मैं आपको बता नहीं सकता। शिवम की लाइफ पूरी खराब हुई। जो शादी के पैसे थे, जो भी दिया था वो लौटाना तो पड़ा ही, उसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा चीजें देनी पड़ी। फिर सोसाइटी में इतनी बेइज्जती हो गई थी, शिवम के पेरेंट्स को वहां से अपना घर बेच के जाना पड़ा। शिवम की भी नौकरी छूट गई। शिवम ने फिर दूसरी नौकरी ढूंढी बाद में, और उसके कुछ टाइम बाद शिवम के माँ बाप को तो सदमा लगा ही था, पिताजी को ज्यादा सदमा लगा था, इसलिए शिवम के पिताजी दुनिया को छोड़ के चले गए। तो ये एक मेंटल टोल आया इस चीज का। अब मैं आपको अपनी पहली वाली बात पे ले जाना चाहूंगा, जहां मैं कह रहा था कि शिवम का एंट्री क्राइटेरिया सबसे पहले शादी में क्या था। शिवम और शिवम की माँ का वो ये था कि लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए। उनका एंट्री क्राइटेरिया था कि लड़की एकदम सुंदर होनी चाहिए, प्रिंसेस के टाइप्स। देखिए यही सबसे बड़ी फ्लॉड चीज थी। इस चीज पे जाके उनने सुंदरता के बेसिस पे ही डिसीजन लिया, ना बैकग्राउंड चेक किया, ना दिमाग, ना शादी और सिलेक्शन के बीच के टाइम में अच्छे से बात करना, सामने वाली का मन समझना, कुछ नहीं, कोई भनक तक नहीं थी। और मैं ये मानता हूं कि लड़की के घर वालों को सब पता होगा, और उनने भी ये सोचा इसी बहाने लड़की की शादी कर देते हैं, हमारी भी बला टली और ये बला उनके पास जाएगी। देखिए ये तो अपने आप में गलत है ही भैया, किसी और का घर बर्बाद तो मत ही करो। अगर तुम्हें सच्चाई पता है तो प्लीज उसे पहले वहां सॉल्व करने की सोचो, ये नहीं कि दूसरे लोगों का जीवन भी तुम खराब कर दो, दूसरा परिवार ही तबाह कर दो। तो यहाँ सबसे बड़ी लर्निंग आज के लोगों के लिए जो लड़के शादी में जा रहे हैं कि भैया प्लीज देख लो, थोड़ा दिमाग लगा लो, सिर्फ सुंदरता के पीछे ना जाके थोड़ा और भी चीजें देख लो। भाई और भी चीजें होती है, कशिश कैसी है, बात करने में कैसी है, ठीक है, दिमाग कैसा है। आजकल तो लड़कियां भी बहुत मल्टी टैलेंटेड हो गई है। आप सिर्फ और सिर्फ वही पुराने जमाने के हिसाब से शादी करोगे तो ऐसे रिजल्ट आना लाजमी है, और हो सकता है किसी के साथ भी हो सकता है। ये बात हम सबको समझने की जरूरत है, ठीक है। तो सबसे बड़ा फोकस ये भी होना चाहिए कि अगर आप मान लीजिए किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्लियर कट उससे सवाल आपको पूछना चाहिए, भाई क्या होगा, क्लियर है, शादी करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। और आप लोग अगर इन चीजों में असहज हैं, बहुत से सवाल मैं मानता हूं कि बहुत असहजता होती है उसमें, भैया नहीं पूछे जाते हैं ना, पता नहीं सामने वाला कैसा सोचे। तो यहाँ पे मैरिटल कंसल्टेशन आती है, जो कि मेरे जैसे लोग सर्विस भी देते हैं कंसल्टेशन की, कि हम दो ग्रुप के बीच में इंटरमीडिएरी का काम करते हैं, और जो ऐसे सवाल होते हैं जिन्हें पूछने में शर्म और थोड़ी सी हया लगती है, उन चीजों को हम क्लियर करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि कोई भी एम्बिग्यूटी ना बचे दोनों लोगों के बीच में। और इस कंसल्टेशन का पार्ट हमारा भी ये होता है कि हम डिवोर्स के रिस्क को एलिमिनेट कर सकें। देखिए तलाक होने की बहुत वजह हो सकती है, ठीक है, मैं ये मानता हूँ इनफिडेलिटी सबसे बड़ा रीजन है, वो सॉर्ट नहीं हो सकता। बाकी तलाक के 50 रीजन होंगे, वो सब सॉर्ट हो सकते हैं, लेकिन धोखाधड़ी मतलब इनफिडेलिटी को नहीं सॉर्ट किया जा सकता। वो फिर लड़का लड़की की कॉल होती है, और जनरली रिश्ता टूट ही जाता है, ऐसे में तलाक होता ही होता है। तो आप लोग बताइए आपको मेरी ये केस स्टडी कैसी लगी। मैं आगे और ऐसे केस स्टडीज, इंडियन मैरिज सिस्टम, उसके लूप होल्स पे लाता रहूंगा, और मेरा फोकस ये है कि कैसे हम इस सिस्टम को बढ़िया करें, शादियां अच्छी चले तो हमारे देश प्रगति करे, आगे आने वाली पीढ़ी प्रगति करे, सब बढ़िया हो। तो ये मेरा फोकस है, और मेरा चैनल भी इसी सारे फोकस के ऊपर है। आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और लोगों को भी बताएं इसके बारे में। थैंक यू।